हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एमपी सेट के पीवाईक्यूज हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं फॉर कॉमर्स कैटेगरी। अगर आपका भी सब्जेक्ट पेपर 2 कॉमर्स है तो ये वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हम यूनिट वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में दैट वाज पार्ट 1, जिसमें हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के अराउंड 20 या 18 क्वेश्चन शायद सॉल्व करे थे, जिसमें हमने डिटेल्ड में उनके एक्सप्लेनेशंस को भी समझा था और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी ढूंढे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व करेंगे अगेन सेम टेक्निक से, क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। तो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। टोटल जैसे कि मैंने आपको बताया था 37 क्वेश्चंस थे और अराउंड 18 क्वेश्चंस हम शायद कर चुके थे। तो हमारे कुछ ही सेशन यहाँ पर बचते हैं, अराउंड 19 या 15 क्वेश्चंस थोड़े बहुत बचते हैं, तो वो हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर से आप इस लिंक के एक्सेस से उस लेक्चर को कंप्लीटली देख सकते हैं। सो पार्ट 1 भी आपको अपलोडेड मिल जाएगा, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि वहां पर हमने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स को सीखा है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप सभी को छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी हमारे ऐप के बारे में, जिस पे हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। चाहे आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, या फिर एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, या एमपी टेट कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, और एमपी सेट एग्जाम की भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो इन सभी के कोर्सेज हमारे ऐप पर आपको मिल जाएंगे। इन कोर्सेज से आपको बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि सारे कोर्सेज में आपको कंप्लीट टॉपिक को कराया गया है। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हर एक टॉपिक को पूरा का पूरा आपको करवाया गया है और यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं कि आप वीडियो लेक्चर्स जो है रिकॉर्डेड देख सकते हैं। अनलिमिटेड व्यूज है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप एक बार ही देखेंगे, 2 बार ही देखेंगे। जितना मर्जी उतने बार देखिए, जितना मर्जी उतने बार पढ़िए। ये क्लासेस हम हमारे जो क्वालिफाइड एजुकेटर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि सीए क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है। और प्रैक्टिस सेशंस भी आपको दिए जाएंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन। प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स हैं, यानी कि ये जो नोट्स है आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। इन नोट्स का सबसे अच्छा फायदा है कि हमारे नोट्स आपको बाइलिंगुअल में मिलेंगे, यानी कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, और इंग्लिश मीडियम से है तो भी आप सबके लिए ये पीडीएफ कन्वीनियंट रहेगी। मॉक टेस्ट एंड क्विजेस आपको मिलेंगे, जिनसे आप अपने प्रिपरेशन को मेजर कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसका रिजल्ट कैसा मिल रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे बेनिफिट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा सिर्फ एक सोल्यूशन है, दैट इज अफेयर्स विद बिजनेस। इन सारी प्रॉब्लम्स का ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, इतने सारे कोर्सेज को एक्सेस करने का वन सोल्यूशन, दैट इज अफेयर्स विद बिजनेस। अफेयर्स विद बिजनेस हमारा ऐप, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए और हमारे साथ अपना सिलेक्शन पाइए। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जिसमें मैंने आपको कोर्सेज के बारे में बताया। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता रही थी कि हम इसके पार्ट 1 को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम एमपी सेट के सॉल्व किए थे और 8 क्वेश्चंस हमने एमपी पीएससी के सॉल्व किए थे। ठीक है, तो 18 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए थे। टोटल हमारे पास 37 क्वेश्चंस हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं हमारा थोड़े से क्वेश्चंस लेफ्ट हैं जिनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आज की सेशन में अराउंड 19 क्वेश्चंस है। 19 क्वेश्चंस, इनको हमें आज सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चंस ये हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 हो गया था, 3,
4, 5, क्वेश्चन 6, 7, 8, यहां तक हम सॉल्व कर चुके थे और आगे की क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द सपोर्टर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी वाज। मिक्स्ड इकोनॉमी के सपोर्टर कौन थे? ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि जब हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके की इकोनॉमी है। आप सभी को पता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, है ना। ये 3 तरीके की इकोनॉमी हम सबको पता है। अब कौन सी इकोनॉमी किसने दी थी, जो है इन इकोनॉमी के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस किसने दिया, ये हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करूं तो मिक्स्ड इकोनॉमी के सपोर्टर थे जेएम कीन्स, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के थे एडम स्मिथ, ठीक है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी के थे कार्ल मार्क्स। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपिटलिस्ट के कौन थे सपोर्टर, सोशलिस्ट के कौन थे, तो अब आप उनका भी आंसर कर सकते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के सपोर्टर कौन थे? मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक कौन थे? यहां पर जेएम कीन्स। देखो मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के लिए ऐड किया है। When an economy runs on both private as well as public enterprises, तो हम उसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ये जो टर्म था मिक्स्ड इकोनॉमी का, ये दिया था पैट म्यूलिन्स ने, लेकिन इसे सपोर्ट किया था जेएम कीन्स ने, ठीक है। इंडियन एक ऐसी इकोनॉमी थी जो एग्रीगेरियन इकोनॉमी भी इसे कहा जाता था, क्योंकि हम जो मेजर हमारा ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करता था, है ना। एडम स्मिथ, जिसे हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट किया था और कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट किया था। आप जानते हैं कि जो एडम स्मिथ थे वो वेल्थ की डेफिनेशन देते थे कि भाई वेल्थ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया जाए। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि वेल्थ की डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी थी, इसीलिए वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करता था, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर पे सारा कंट्रोल होता है, और अगर प्राइवेट सेक्टर पे कंट्रोल है इसका मतलब आप उन गुड्स को बनाएंगे जो गुड्स पब्लिक में रिच पीपल अफोर्ड कर पाएंगे, ताकि आपको बहुत सारा फायदा हो। इसीलिए ये याद करने में अब आपको आसानी होगी कि कौन सी इकोनॉमी कौन से पर्सन ने सपोर्ट की थी, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं। अब यहां से अगर क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी आए तो भी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत इजी बन गया है। क्वेश्चन 1 था और वहां से हमने 2 क्वेश्चन और बना लिए, है ना। और ये भी अगर आपसे पूछे कि ये जो टर्म है मिक्स्ड इकोनॉमी का किसने दिया था, तो भी आपको आंसर पता है, पैट म्यूलिन्स। कितना आसान हो गया, एक तीर से 3 शिकार करे हमने, बेसिकली कहे तो 4 शिकार। एक क्वेश्चन था और 3 क्वेश्चन हमने बना लिए, तो 4 लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिए, है ना। चलो, तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, बोथ या नन ऑफ दीज। जो मांग की लोच होती है, मतलब जो इलास्टिसिटी होती है, जो कहती है रिस्पॉन्सिवनेस, किसमें रिस्पॉन्सिवनेस? क्वांटिटी में, है ना। रिस्पॉन्स किसमें देखेंगे? क्वांटिटी में। किसके कंपैरिजन में? प्राइस के। मतलब अगर मैं प्राइस को बढ़ा दूं तो क्या मेरी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी? यस। अगर मैं प्राइस को कम कर दूं तो क्या मेरी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी? यस। लेकिन ये तो हो गया लॉ ऑफ डिमांड की कहानी। अरे भाई ये भी तो बताओ कितने परसेंटेज से बढ़ेगी या कितने परसेंटेज से कम होगी, ये कैसे समझ आएगा? उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपने 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी होंगी, जिसमें आता है आपका परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिव इन इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। ये 5 डिग्रीज आपने पढ़ी होंगी। और टाइप्स पढ़े होंगे आपने इसमें, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, है ना। और इसमें अलग अलग मेथड्स हैं आपके पास, परसेंटेज मेथड, आपका पॉइंट मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर, जिसको टोटल आउटले मेथड भी कहा जाता है।
ये सारी की सारी चीजें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे डिमांड वाले चैप्टर के अंदर पढ़ी है। ओके, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है जो ये बताता है कि कितना परसेंट से चेंज आया। किसकी बात करता है ये? परसेंटेज की बात करता है। तो परसेंटेज बताओ कौन सा कंसेप्ट है? मैम ये तो क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। तो भाई हमें अपना आंसर तो मिल गया। क्या है हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? गुणात्मक विवरण नहीं है भाई, मात्रात्मक कथन है। ओके, ये क्या है हमारा? मात्रात्मक विवरण है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज नॉट अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग। जो ट्रेड रिसीवेबल होता है, ट्रेड रिसीवेबल जिसे आप अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं, मतलब किन किन लोगों को आपने दिया है और वहां से पैसा आने वाला है, डेटर्स भी कहते हैं। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो उसका जो बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे फाइनेंस के अंदर आना चाहिए था, पर चलिए कोई नहीं, कर लेते हैं इसे सॉल्व। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज नॉट अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग। किससे इफेक्ट नहीं होता? देखो, लेवल ऑफ स्केल, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे इफेक्ट करेगा, आपकी कलेक्शन पॉलिसी से करेगा, क्रेडिट टर्म से करेगा कि आपने किस कंडीशंस में किसी को उधार दिया है, कितने टाइम में आप उसे कलेक्ट करने वाले हैं। लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो पैमाने का स्तर, कर्मचारियों की संख्या, क्रेडिट की शर्तें और संग्रह नीति, इनमें से कर्मचारियों की संख्या यहां पर मायने नहीं रखती। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर? चलिए क्वेश्चन 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यू शेप्ड कर्व। इनमें से कौन सा यू शेप्ड कर्व नहीं होता? एक है एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरी करेगी। एक है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एक है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। अब ये समझने के लिए हमें ये डायग्राम देखना होगा। ऑल कॉस्ट कर्व्स एक्सेप्ट एएफसी आर यू शेप्ड। सारी कर्व देखो, आप देखेंगे ये एसी कर्व है, एवरेज कॉस्ट, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है, इसे कट करता है फ्रॉम बिलो, दोनों ही यू शेप्ड है, एसी भी और एमसी भी, और आपका एवीसी भी। ठीक है, ये देखो, ये है आपका एवीसी, ये भी आपका यू शेप्ड है, लेकिन एएफसी आपका यू शेप नहीं होता, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपना आउटपुट बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है ये डिक्रीज होने लगता है। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा एक आगे, शॉर्ट रन में जब आपका आउटपुट बढ़ता है तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा कर्व है जो यू शेप नहीं होता? दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप जो भी सॉल्व कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस को या जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, मेक श्योर कीजिएगा कि आप उन सभी के डायग्राम्स जरूर खुद से बनाकर प्रैक्टिस करें। ठीक है, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और आपका बहुत टाइम बचाएगा जब आप एग्जाम में उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को देखेंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में अगर आपने कभी भी ग्राफ नहीं बनाया होता या ग्राफ कभी पढ़ा ही नहीं होता ठीक से, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते? नहीं कर पाते, है ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का कि आप क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व जरूर करें। ओके, चलो नेक्स्ट है स्कीमिंग प्राइसिंग। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा है आपका प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज से, जहां पे हम बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज पढ़ते हैं, स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, पीक लोड, डिस्काउंट प्राइसिंग और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, है ना। तो स्कीमिंग प्राइसिंग होती है स्किम द क्रीम, ऊपर ऊपर की क्रीम खा लो। कैसे खाओगे क्रीम? जब हम इनिशियली अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखेंगे, है ना। तो स्कीमिंग मूल्य निर्धारण क्या है? बहुत सस्ता है, वेरी चीप है, प्रारंभिक उच्च कीमत है, बाजार के अनुसार मूल्य निर्धारण, मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग हम प्राइस को चेंज करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है स्कीमिंग प्राइस होती है जब आप इनिशियली हाई प्राइस मार्केट में चार्ज करते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्केट स्ट्रैटेजीज सॉरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज से है। इस कंसेप्ट को हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं और मार्केटिंग में भी पढ़ते हैं। और मैंने ये कंसेप्ट आपको दोनों ही सब्जेक्ट में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स हो या मार्केटिंग हो, दोनों ही सब्जेक्ट में मैंने आपको ये टॉपिक करवाया हुआ है। तो प्लीज इस टॉपिक का रिवीजन जरूर करना। इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी इज प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय। भाई कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी? आरबीआई बनाता है, ये हमें पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है जब आप मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हो, टू कंट्रोल मनी सप्लाई, है ना। तो आरबीआई इसे क्या करता है, यूज करता है। ऐसी आती है आपकी फिस्कल पॉलिसी, ये कौन बनाता है भाई? ये बनाती है आपकी गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बनाई जाती है, टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी से क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से पढ़ना, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से पढ़ना, साथ ही साथ दोनों का कंपैरिजन भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ओके। सो यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय गुस्ताव कैसेल इन ईयर। क्रय शक्ति समता सिद्धांत गुस्ताव गुस्ताव कैसले द्वारा किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया था? तो देखो 1922 में ये थ्योरी दी गई थी। ये थ्योरी कहती थी कि जैसे एक्सचेंज रेट्स होते हैं, जिसमें हम करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं जब हम दूसरी कंट्रीज के साथ डील करते हैं, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे होते हैं जब उनकी परचेजिंग पावर सेम होती है। मतलब अगर मैं इंडिया में रहकर अमेरिका के साथ अगर डील कर रही हूं, तो अगर मेरी परचेजिंग पावर और उनकी परचेजिंग पावर बैलेंस्ड है, तो इसे कहते हैं कि हम क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी में है, क्योंकि जो हमारे एक्सचेंज रेट्स है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या कहती है? अ थ्योरेटिकल एक्सचेंज रेट दैट अलाउज यू टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एवरी कंट्री। एग्जाम्पल, अगर आप बहुत चीप तरीके से रहना चाहते हैं तो आप किसी भी कंट्री में मूव कर जाइए एंड कंपेयर प्राइसेस ऑफ द बिग मैक, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट की प्राइसेस को चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी इसका इस्तेमाल करती है ताकि वो कंट्रीज की जो आउटपुट है उन्हें अलग अलग एक्सचेंज रेट्स में कंपेयर कर सके, ठीक है। दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। और ये हमें 1922 या फिर 23 भी कह सकते हैं, बट 1922 आपका इसका आंसर दिया हुआ है। 1922 में ये थ्योरी लाई गई थी बाय गुस्ताव कैसल। अब ये ध्यान रखना, जीसी ने पीपी दिया था, जीसी ने पीपीपी दिया था, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो यहां पर ये क्वेश्चन होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी बेनिफिशियरी इन करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाए, के लिए आप कौन से स्टेप्स को लेंगे? क्या आप करेंसी को ओवर वैल्यू करेंगे, उसको डी वैल्यू करेंगे, या डीमोनेटाइज कर देंगे, या कोई मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं करेंगे? देखो मॉनेटरी चेंज तो करना जरूरी है। डीमोनेटाइजेशन, करेंसी को डीमोनेटाइज कर देना, यानी कि बिल्कुल करेंसी को बंद कर देना, नहीं भाई, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। या तो आप करेंसी की वैल्यू ओवर वैल्यू करेंगे या डी वैल्यू करेंगे। अब डिसइक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर ज्यादातर कोशिश की जाती है कि आप अपनी करेंसी की वैल्यू को डी वैल्यू करें, ठीक है, उसकी वैल्यू को डी वैल्यू करें। अब ये ओवर वैल्यूएशन डी वैल्यूएशन क्या होता है, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है कि आपको देखना है ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ये चार टर्म्स का क्या मतलब है, ये आपको करना है, ठीक है। एंड आई गेस मैंने किसी लेक्चर में यूट्यूब पर ही ये करवाया हुआ है, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज आपको मिलेगी, आप एमपी टेट के इकोनॉमिक सेक्शन के जब पीवाईक्यूज जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे यूट्यूब पर, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट को कराया हुआ है, वहां पर भी पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो। वरना ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है जिसको आप खुद से अपने एंड से करेंगे, ठीक है। हिंदी में पढ़ देती हूँ क्वेश्चंस। बच्चे शिकायत करते हैं मैम आप हिंदी में क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं, तो उनकी शिकायत को दूर करने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। सो निम्नलिखित में से कौन सा कदम भुगतान संतुलन के असंतुलन को ठीक करने में लाभार्थी होना चाहिए? मुद्रा का अधिक मूल्यांकन करना, मुद्रा का अवमूल्यांकन करना, या मुद्रा का विमुद्रीकरण करना, या कोई मौद्रिक परिवर्तन नहीं करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मुद्रा का अवमूल्यन करना, यानी कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ओके, so correct answer is option number B. Next, which of the following goods is likely to have perfectly inelastic demand? कौन से गुड्स की perfectly inelastic demand होती है? मतलब आप अगर प्राइस बढ़ा भी देंगे तो भी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, या फिर अगर आप प्राइस कम भी कर देंगे तो भी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
यानी कि ईडी इक्वल्स टू 0, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्या लग्जरी कार के साथ ऐसा होता है? देखो, ऐसा माना जा सकता है कि हो सकता है, पर परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोल सकते हम, है ना, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। क्या चीनी के साथ ऐसा हो सकता है कि भाई सस्ती हो गई चीनी, अब ज्यादा चीनी खा लो? नहीं हो सकता ना। कैबेज के साथ ऐसा होता है? मेजरली जो इसमें परफेक्टली इलास्टिक में हम एग्जांपल लेते हैं वो सॉल्ट का लेते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, है ना, कि जिनके प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो भी हम उन्हें कंज्यूम करेंगे, जिनके प्राइस घट भी जाए तो भी हम उन्हें कंज्यूम करेंगे, लेकिन डिमांड पे चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि प्राइस कम हो गए तो अब मैं बोलूँ सब्जी में ज्यादा नमक डाल लेते हैं, मजा आएगा खाने में, ऐसा नहीं कर सकते ना, सब्जी का स्वाद खराब हो जाएगा, है ना, तो ये नहीं होगा। तो प्राइस इन इलास्टिक में हम सॉल्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता रही थी ये क्वेश्चन पूछेंगे कि इन अ शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ फर्म इंक्रीजेस, जब किसी फर्म का आउटपुट इंक्रीज होता है तो उसकी एवरेज फिक्स कॉस्ट पे क्या असर पड़ता है? क्या होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट? डिक्लाइन। क्या करती है? डिक्रीज करती है ना, डिक्रीज करती है। तो ये तो आपको बहुत ही अच्छे से आता है, ऑप्शन बी। सो अल्पावधि में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत निश्चित लागत में क्या असर पड़ता है? वृद्धि होती है, उसकी वैल्यू को घटाता है, स्थिर रहता है, या पहले गिरावट फिर बढ़ने लगती है? तो भाई वो घटाता है उसकी वैल्यू को। ठीक है, नेक्स्ट, in which of the following market structure a firm has very large degree of control over price fixation of product? इनमें से कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में आपका प्राइस फिक्सेशन पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है? तो देखो, परफेक्ट कंपटीशन बेचारा तो क्या करता है, प्राइस टेकर होता है, मोनोपोली प्राइस मेकर होता है, तो उसका सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है प्राइस फिक्सेशन के ऊपर, है ना। मोनोपोली जहाँ पे सिंगल सेलर है वही आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम कहते हैं मोनोपोली मार्केट सिचुएशन। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इसका यहाँ पर आपको ये जो मैंने क्वेश्चन कराया था लास्ट सेशन में, लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर, मोनोपोली प्राइस मेकर, मोनोपोलिस्टिक भी प्राइस मेकर, ओलिगोपोली भी प्राइस मेकर, कि खुद के कार्टल्स बनाकर, यहाँ पर तो कार्टल्स बनते हैं और प्राइस को सेट किया जाता है। ठीक है, ये हमने किया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है? जब इनिशियली आप लो प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है, इनिशियली लो प्राइस चार्ज करते हैं, उसे कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अगेन मैं आपको याद दिला रही हूं बच्चों, प्लीज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का कंसेप्ट पढ़ लेना, ये आपको इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा, साथ ही साथ आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर भी काम आएगा, वहां पर भी ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर मैं 50 रुपए का कोई सामान ला रही हूं और वो ला रही हूं मैं 2 kg, मतलब 50 रुपए पर केजी है, तो कितना हो गया? 100 रुपीज। यानी कि अगर मैं इसे सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उसने टोटल रेवेन्यू कितना कमाया? 100 रुपए, 50 × 2। और अगर मैं इसे एक सेलर हो गया और एक हो गया आपका कस्टमर, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया उसका टोटल एक्सपेंडिचर। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है, भाई टोटल एक्सपेंडिचर भी होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, है ना। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आप देख रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन से अराउंड 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, सिर्फ कॉम्पिटिशन से, मार्केट से ही 5 क्वेश्चन आ गए। एक मोनोपोली का क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन तो हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन की देख लिए, तो यहाँ से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें। ठीक है, तो कौन सा कंडीशन नहीं है? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, यस। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, यस। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री नॉट बाय इंडिविजुअल फर्म, यस। इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन करती है, कोई इंडिविजुअल फर्म नहीं। इंडिविजुअल सेलर और बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, नो, ये गलत है। तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रतियोगिता की स्थिति नहीं है?
बड़ी संख्या में कंपनियां, कारकों की सही गतिशीलता, मूल्य उद्योग द्वारा निर्धारित किया जाना, ना कि व्यक्तिगत फर्म द्वारा, व्यक्तिगत विक्रेता, खरीदार बाजार में मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये गलत है, नहीं प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, अगेन मार्केट का क्वेश्चन, मार्केट से फिर से क्वेश्चन। ऑलिगो कॉम्पिटिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑलिगो कॉम्पिटिशन क्या होता है? फ्यू फर्म्स होती हैं जो पूरे मार्केट को डोमिनेट करती है। तो यहां पर क्या एक ही डोमिनेंट फर्म है? भाई वो तो मोनोपोली बन जाएगी। क्या लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स हैं, छोटी छोटी बहुत सारी फर्म्स हैं? नो। क्या कुछ लार्ज फर्म है और कोई एंट्री बैरियर नहीं है? भाई एंट्री बैरियर होता है ऑलिगो पॉली कॉम्पिटिशन में। सो फ्यू डोमिनेंट फर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे सस्टेंशियल थोड़ा सा बैरियर्स टू एंट्री होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑलिगोपॉली प्रतियोगिता किसके द्वारा आयोजित की जाती है? मतलब क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कुछ प्रमुख कंपनियां और प्रवेश के लिए पर्याप्त बाधाएं, कुछ बड़ी कंपनियां और कोई प्रवेश बाधा नहीं, बड़ी संख्या में छोटी कंपनियां और कोई प्रवेश बाधा नहीं, एक प्रमुख फर्म और कम प्रवेश बाधाएं। नो, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, मशीन इज एग्जांपल ऑफ, मशीन आपका कैपिटल गुड्स का एग्जांपल है। कंज्यूमर गुड्स होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, कैपिटल गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स जो रेडी टू यूज नहीं है, अभी आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में है। तो उपभोक्ता मशीन किसका उदाहरण है? उपभोक्ता वस्तुएं? नो। पूंजीगत वस्तुएं? यस। मध्यस्थ वस्तुएं? नो। इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, गिवन पैराडॉक्स एज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड इंक्लूड्स, लॉ ऑफ डिमांड जो है आपका, उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हैं आपकी गिवन पैराडॉक्स, है ना। साथ ही साथ आपने इसमें कई सारी चीजें पढ़ी है, जैसे कि कॉन्स्पिशियस गुड्स, है ना, और लग्जीरियस गुड्स, और आपने इसमें और भी चीजें पढ़ी हैं, काफी टाइप के गुड्स, इंफीरियर गुड्स जो होते हैं गिवन पैराडॉक्स के एग्जाम्पल होते हैं गिवन गुड। ठीक है, लॉ ऑफ, इसमें वेबलन गुड्स आपने पढ़ा है, स्नॉब इफेक्ट पढ़ा है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पढ़ा है, जो कि आपके एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। तो गिवन पैराडॉक्स आपका लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन होता है, जिसमें आपके क्या आते हैं? इंफीरियर गुड्स आते हैं, मतलब लो क्वालिटी के गुड्स आते हैं। सो मांग के कानून में अपवाद के रूप में गिवन के विरोधाभास में शामिल है क्या? प्रतिष्ठा का सामान, घटिया वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, या वैकल्पिक वस्तुएं। तो इसमें आती है थोड़ा लो क्वालिटी के गुड्स। सो गिवन पैराडॉक्स जो है रॉबर्ट गिफन ने दिया था, जब उसने नोटिस किया था कि जब ब्रेड का कंजम्पशन लोग कर रहे हैं, ब्रेड के प्राइस बढ़ने के बावजूद भी लोग उसे ही कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि लॉ ऑफ डिमांड के कॉन्ट्ररी है। और ये गिवन पैराडॉक्स एसेंशियल गुड्स, लोअर ऑर्डर गुड्स, जिन्हें हम इंफीरियर गुड्स भी कहते हैं, वहां पर काम आता है। चाहे आप ब्रेड बोलें, पोटैटोज बोलें, लो क्वालिटी इक्विवेलेंट्स ऑफ नॉर्मल गुड्स जैसे कि फूड स्टफ, तो ये आता है आपके गिवन गुड्स के अंदर। पीपल हैविंग लो इनकम, तो यहाँ पे आते हैं आपके इंफीरियर गुड्स। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 कहता है डिमांड कर्व व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, तो वो कौन सी शेप का होता है? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि अगर मैं प्राइस में और डिमांड में कुछ ना कुछ चेंज कर रही हूं, तो वो क्या कर रहा है आपका? एक सेकेंड, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक नहीं बोला है ना, यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक बोला है। तो परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? जब मैं डिमांड में थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, सॉरी प्राइस में थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, और उससे डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, इन्फिनाइट जा रहा है, ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो होता है आपका परफेक्ट इलास्टिक। यूनिटी इलास्टिक में ईडी 1 होता है, परफेक्टली इलास्टिक में ईडी 0 होता है। तो ये क्या है? देखो, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी प्रोपाउंडेड बाय लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है कि जैसे जैसे हम अपने इनपुट्स को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं वो शुरू में तो अच्छे मिलते हैं, फिर उसके बाद वो डिक्रीजिंग रेट पे मिलते हैं, फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। तो
तो लॉ ऑफ डीएमयू किसने दिया था? ये दिया था आपके प्रोफेसर ए मार्शल ने, एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, इसी के साथ आपके क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 27 में मैंने गलत आंसर मार्क कर दिया है, बी मार्क कर दिया है। 27 है ये, 26 है, 26 का सी होना चाहिए, है ना, 26 का सी होना चाहिए। बच्चों जो आपको पीडीएफ मिलेगी ना, उस पीडीएफ में हो सकता है ये बी ही मार्क्ड हो, बट कुछ गलती की वजह से ही ऐसा हो जाएगा। बाकी हर एक चीज क्लियर है, तो मेक श्योर कि आप उसे एक बार अपने एंड से क्लियर कर लें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और यहाँ पर हमने हमारे एमपी सेट एंड एमपी पीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं फ्रॉम द यूनिट नंबर 3, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। टोटल क्वेश्चन थे 37। इन क्वेश्चंस को हमने आज कंप्लीट किया है। ये पार्ट 2 था और इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 भी कंप्लीट किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इन कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो हमारे ऐप से अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अफेयर्स विद बिजनेस। ओके, so that's all for today. I'll see you in the next video. Till then, keep studying and keep revising. Bye bye students. Take care of yourselves. Bye bye.